अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस विद डॉक्टर वर्दा सिकंदर। एक नए एपिसोड के साथ, एक नए मेहमान के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स। जैसा कि आप सब जानते हैं, वी आर मूविंग इन अ एरा जहाँ पे हड्डियों पट्ठों के मसाइल जो हैं उनकी रेशो बहुत ज़्यादा इन्हांस होती जा रही है। तमाम ख़वातीन जो हैं वो बैठ जाएँ, क्योंकि आज जो है वो हम ऐसे मसाइल पर बात करेंगे जैसे पट्ठों की दर्दें। इनमें फिजियोथेरेपी का एक्चुअली क्या रोल होता है। इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अमार स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम्स क्या हैं, इसमें फिजियोथेरेपी का क्या रोल है और किस तरह बाय द हेल्प ऑफ फिजियोथेरेपी हम इसे ट्रीट कर सकते हैं। वेलकम टू द शो, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। आप ठीक हैं डॉक्टर? हाँ जी। अच्छा, सबसे पहले तो हमें बताएं डॉक्टर अमार के न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम्स में फिजियोथेरेपी का क्या रोल होता है? जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि फ़िज़ियोथेरेपी बेसिकली क्या चीज़ है। तो फ़िज़ियोथेरेपी, जब देखें किसी भी चीज़ को आप डिफ़ाइन कर रहे होते हैं ना, तो आपने उसके नाम को पकड़ना होता है। तो फ़िज़ियोथेरेपी बेसिकली दो वर्ड्स पे मुश्तमिल एक नाम है। इसमें नंबर 1 आता है फ़िज़ियो। फ़िज़ियो से मतलब कि यूज़ ऑफ़ ऑल द फ़िज़िकल मीन्स। फ़िज़िकल मीन्स का मतलब क्या है कि नॉन फार्मास्यूटिकल, नॉन सर्जिकल, नॉन केमिकल। ठीक है, सिर्फ फ़िज़िकल मीन्स को आपने पकड़ना है। सेकंड नंबर पे इसमें वर्ड आ रहा है थेरेपी। थेरेपी का मतलब होता है कि ट्रीटमेंट टू क्योर एंड ऑल दैट स्टफ। ठीक है, तो फिज़ियोथेरेपी का बेसिकली मीन ये है कि फ़िज़िकल एम्स को, फ़िज़िकल मीन्स को यूज़ करते हुए किसी भी कंडीशन को, हमारा यहाँ पर टॉपिक है स्पेशली सिस्टमिक कंडीशंस एंड न्यूरोमस्कुलर कंडीशंस, तो किसी भी न्यूरोमस्कुलर कंडीशन या किसी भी अदर सिस्टमिक कंडीशंस को ट्रीट करना बाय द हेल्प ऑफ ऑल फिज़िकल मीन्स, दिस इज़ बेसिकली कॉल्ड एज फिज़ियोथेरेपी। अब जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है कि न्यूरोमस्कुलर कंडीशंस में किस हद तक फिज़ियोथेरेपी इफ़ेक्टिव है, तो उसमें यह है कि जो इस टाइम ग्लोबली हेल्थ केयर सिस्टम चल रहा है उसमें बेसिक क्या है कि एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है। मल्टी डिसिप्लिन्स हैं जिसमें फिजिशियंस, सर्जन्स, फिजियोथेरेपिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, ऑल दैट, मतलब एक पूरी टीम है जो कि डील कर रही होती है पेशेंट को। तो फिजियोथेरेपिस्ट यहाँ पर ये है कि किसी भी पेशेंट, अब न्यूरोलॉजिकल पेशेंट है, उसमें सबसे जो मेन एम है हमारा वो उनका गेट ट्रीट करना होता है। गेट का क्या मतलब है कि उनके जो चलने फिरने का तरीका है, उनके कदम रखने का जो तरीका है, उसको हमने एनालाइज़ करना है। उसके अंदर क्या इशू आया है, ब्रेन से जो सिग्नल्स आ रहे होते हैं क्या वो नॉर्मली आ रहे हैं, अगर वो आ रहे हैं तो क्या मसल्स जो हैं उनको प्रॉपरली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को एनालाइज़ करना और फिर उनको अकॉर्डिंग टू फिज़ियोथेरेपी प्रिंसिपल्स उनको ट्रीट करना, ये बेसिक चीज़ है फिज़ियोथेरेपी की। अच्छा, जैसे कि मैंने बात की कि न्यूरोमस्कुलर, जैसे आपने बताया कि इसमें बहुत ज़्यादा मेजरली फिजियो का रोल होता है, तो हमारे पास कौन कौन सी मेजरली न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं? जो मोस्ट कॉमन जो प्रैक्टिस में देखी जाती है उसमें पार्किंसंस, एक आपने भी नाम अक्सर सुना होगा पार्किंसन, जैसे हम रश्य की बीमारी, एक लेमैन के लिए अगर हम करें तो पार्किंसन होती है। उसके अलावा मिस्थेनिया ग्रेविस, लैम्बर्ट ईटन, DMDs जैसे हम मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज़ कहते हैं, उसमें 2 से 3 किस्म की होती हैं। उसके अलावा किसी भी तरह का न्यूराइटिस आ सकता है, यानी नर्व का कोई डैमेज हो गया, न्यूरल्जिया हो गया, मतलब अ लॉट ऑफ कंडीशंस हैं जिनको हम फिजियोथेरेपी के अकॉर्डिंग ट्रीट कर सकते हैं। ओके अच्छा, जो है वो किस तरह हमें पता लगता है कि हमारी बॉडी जो है उसके न्यूरोमस्कुलर्स वीक हो रहे हैं, या जैसे आपने कुछ प्रॉब्लम्स बताई कि किस तरह जो है वो पता चलेगा? अच्छा, इसमें या कौन से ऐसे कॉजेज़ हो सकते हैं जो हमें इन प्रॉब्लम्स की तरफ ज़्यादा लेके जा रहे हो? जो न्यूरोमस्कुलर, अगर इसमें भी अगेन आप नाम को देखें ना तो आपको आइडिया होगा कि हमारा ब्रेन इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, एग्जैक्टली। तो जैसे ही ब्रेन आपका बॉडी का पावर हाउस है, ब्रेन ने कंट्रोल करना है, ठीक है, कंट्रोल सेंटर है। किसी भी जगह पे कोई ना कोई इम्पेयरमेंट आती है, फॉर एग्जांपल एक छोटे से छोटा मसल भी अगर मूव नहीं कर रहा तो इसका क्या इशू है, पॉसिबिलिटी क्या है कि ब्रेन से कोई ना कोई सिग्नल्स में एरर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमें बेसिक एक आइडिया मिलता है कि इसके ब्रेन में या इसका कोई ना कोई न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है। जो मोस्ट कॉमन, एक मैं पिछले सवाल में मिस कर गया, एक स्ट्रोक की कंडीशन होती है मोस्ट कॉमन, जिसे आम जुबान में पैरालिसिस या फॉलिज भी कह सकते हैं। ठीक है, उसमें ये होता है कि जो ब्रेन की ब्लड सप्लाई होती है वो किसी भी वजह से, इधर कोलेस्ट्रॉल की वजह से या हेमरेज की वजह से या किसी भी वजह से वो कट ऑफ हो जाती है। जैसे ही वो कट ऑफ होती है तो ब्रेन के जिस एरिया में ब्लड सप्लाई रुकती है उस एरिया की जो भी फंक्शनिंग होती है वो लॉस हो जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ब्रेन का वो एरिया जिसने हमारे अपर लिम्ब को कंट्रोल करना है, अगर उसमें स्ट्रोक होता है तो हमारे अपर लिम्ब की मूवमेंट्स चली जाती हैं। तो इसको, अब ऐसा पेशेंट है, मैंने आपको बताया था मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है, इसको हम सिर्फ और सिर्फ ये नहीं हो सकता कि फिजियोथेरेपिस्ट कहे कि इसको सिर्फ मैं ठीक करूँगा, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसी तरह कोई सर्जन या कोई फिजिशियन वो भी सिर्फ ये नहीं कह सकता कि सिर्फ और सिर्फ मेरा पेशेंट है। ठीक है, एक मल्टी डिसिप्लिन जो है वो सारे मिलकर बैठेंगे, इस पेशेंट का ट्रीटमेंट होगा, जो भी मूवमेंट रिलेटेड इशूज़ हैं वो फिजियोथेरेपिस्ट डील करेगा। ये डॉक्टर मार ने बहुत ज़बरदस्त बात की कि हमें ऐसे लगता है कि सिर्फ एक बीमारी है तो उसका ट्रीटमेंट सिर्फ एंटीबायोटिक से होगा, सिर्फ मेडिकेशन
कंप्लीट वेलनेस में जो है वो हमारे पास तीनों एलिमेंट्स आ जाते हैं, हमारे पास उसकी मेडिकेशंस भी आ जाती हैं, साथ साथ उसका साइकोलॉजिकली ट्रीटमेंट भी आ जाता है, और न्यूट्रिशन और फिजियोथेरेपी का भी बड़ा मेजर रोल होता है एक बीमारी को ठीक करने में। अच्छा, अब जो है वो अगर फॉर एग्जांपल किसी को न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम हो गया जैसे आपने बताया, तो अब उसको किस तरह बाय द हेल्प ऑफ फिजियोथेरेपी, क्या कोई स्पेसिफिक थेरेपीज़ होती हैं और ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती हैं? ये बिल्कुल पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, और ये चीज़ भी वेरी करती है कि पेशेंट आपके ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड किस तरह कर रहा है। ठीक है, हर बॉडी जो है, हर मसल जो है वो अलग तरीके से आपके ट्रीटमेंट को, आपकी थेरेपी को रिस्पॉन्ड करता है। अब एक फिजियोथेरेपिस्ट किस तरह एक न्यूरोमस्कुलर कंडीशन को ट्रीट करता है, इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमने देखना होता है कि उसमें जो न्यूरोमस्कुलर इशू है उसमें मस्कुलर इशू किस हद तक है। ठीक है, जितना ज़्यादा उसमें मस्कुलर इशू होगा उतना ज़्यादा उसमें फिजियोथेरेपिस्ट जो है उसका वो इन्वॉल्वमेंट उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल दी, अपर लिम्ब में कोई इशू आ रहा है, शोल्डर की मूवमेंट्स किसी भी वजह से, किसी न्यूरोलॉजिकल इशू की वजह से अगर जा रही हैं या पैरालिसिस में जा रहा है पूरा अपर लिम्ब, तो उसको मूवमेंट रिलेटेड जितना भी क्योर करना है वो फिजियोथेरेपिस्ट करेगा। अब आगे के फिजियोथेरेपिस्ट कैसे करेगा, ये फर्दर इंटरवेंशन हैं, इसमें मल्टीपल आगे ट्रीटमेंट्स हैं। उसमें आपके पास मैनुअल थेरेपी आ सकती है, ठीक है, उसमें आपके पास थेराप्यूटिक्स आ सकती हैं, उसमें आपके पास इलेक्ट्रोथेरेपी, जो मोस्ट एक कॉमन चीज़ है जिसको आम आदमी को नहीं पता होता, वो इलेक्ट्रोथेरेपी है। इलेक्ट्रोथेरेपी को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ, बेसिकली क्या होता है, आपने अक्सर शायद देखा होगा फिजियोथेरेपिस्ट डिफरेंट मोडेलिटीज़, डिफरेंट मशीन्स अपने साथ रखता है अपने सेंटर्स में। ठीक है, अब इंटरनेशनल लेवल पर अगर आप देखें तो ये इस कदर एडवांस हो चुके हैं कि रोबोटिक टेक्निक, सस्पेंशन थेरेपीज़, ये सारी इंट्रोड्यूस की जा चुकी हैं पाकिस्तान में। अनफॉर्चुनेटली अभी तक ये चीज़ें इतनी नहीं आ सकी, किसी हद तक हैं, लेकिन वो भी मतलब कोई ऐसा नहीं है। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे रोबोटिक्स टेक्निक्स और सारी ये मशीनरीज़ को इन्वॉल्व करके पेशेंट को मूव कराना, हमारा बेसिक एम होता है कि बेड से पेशेंट को निकाल के खड़ा कर देना। ठीक है, हमें ये चीज़ सिखाई जाती है, बताई जाती है कि जो बेड पे जितना ज़्यादा पेशेंट रहेगा वो वर्स होता जाएगा, बीमारी से ज़्यादा होता जाएगा, वो मजीद में। बिल्कुल ऐसा ही है। हमने पेशेंट को क्या करना है, बेड से निकाल के बाहर खड़ा करना है। अब किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे ना, तो एक चीज़ आपको सबसे पहले बताई जाएगी कि फिजियोथेरेपिस्ट जो है ये हॉस्पिटल का एग्जिट डोर है। पेशेंट किसी भी वजह से आएगा, किसी सर्जरी के लिए आ रहा है, किसी भी और वजह से आ रहा है, उसने हॉस्पिटल से बाहर जाना है तो फिजियो से होके जाएगा। ठीक है, कोई भी सर्जरी हुई पेशेंट की, उसने बेड पे रहना है। बड़ी से बड़ी सर्जरीज में फर्स्ट डे मोबिलिटी स्टार्ट करवाई जा रही है आजकल, मतलब पहले दिन पेशेंट को क्या किया जा रहा है, वॉक करवाई जा रही है। उसकी क्या वजह है कि पेशेंट बेड से बाहर निकले। तो पेशेंट फिजियोथेरेपी क्या है कि एग्जिट डोर है हॉस्पिटल का, यानी पेशेंट किसी भी वजह से आएगा, जब एग्जिट उसने होना है उसने फिजियोथेरेपी के थ्रू होना। ओके, ज़बरदस्त जी, बहुत अच्छी बात की कि जब तक ऑब्वियसली आपकी बॉडी की मूवमेंट्स ठीक नहीं होंगी तब तक जो है यू आर अनएबल टू वॉक। अगर आप पोस्ट सर्जरी है या कोई भी है उसमें फिजियोथेरेपी का बड़ा मेजर रोल है। जो है वो लास्टली क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ऑब्वियसली टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है न्यूरोमस्कुलर का। अच्छा, जो है वो कोई स्पेसिफिक आप हमें थेरेपीज़ बता दें या जनरली कौन सी ऐसी थेरेपीज़ हैं अगर वो हम करें तो हम न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम से बच सकते हैं? बचना जो होता है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये एक न्यूरोमस्कुलर कंडीशन एक सिस्टमिक कंडीशन है। ठीक है, तो सिस्टमिक किसी भी सिस्टम को आपने ठीक रखना है, सिंपल सी बात है। जैसे कोई कार्डियोलॉजिस्ट आपको बताएगा कि आपने हार्ट अटैक से बचना है तो आपने डेली बेसिस पे एक्सरसाइजेज करनी है, आपने सोडियम का इंटेक थोड़ा कम रखना है, आपने वॉक वगैरह करते रहना है। ठीक है, ब्रेन का भी जो, अगर मैं पर्टिकुलर एक सिर्फ स्ट्रोक को लेकर चल रहा हूँ, ठीक है, स्ट्रोक में क्या है, जैसे हार्ट की ब्लड सप्लाई रुक गई, हार्ट अटैक, ब्रेन की ब्लड सप्लाई रुक गई, ब्रेन अटैक ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रोक। ठीक है, उसमें हमने सिर्फ ये देखना है कि ब्लड सप्लाई जो है ब्रेन की वो किसी भी वजह से रुके ना। ठीक है, उसमें अब दो चीज़ें आ सकती हैं, या तो हेमरेजिक यानी कि ब्लड सप्लाई रप्चर हो गई है, या फिर दूसरे नंबर पे आ सकता है कोई क्लॉट आ गया बीच में। क्लॉट किस वजह से आ सकता है, कोई कोलेस्ट्रॉल बीच में डिपॉजिट हो सकता है। हमने कोलेस्ट्रॉल इंटेक अपना कम रखना है, बॉडी का कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन रहना चाहिए, नॉर्मल लेवल पर रहना चाहिए। दूसरे नंबर पे क्या है कि रप्चर से बचाने के लिए किसी भी किस्म की टेंशन, अपना ब्लड प्रेशर हमने कंट्रोल रखना है। बाकी जो अदर कंडीशन है जिसमें डायबिटीज़ वगैरह ऑल दैट स्टफ, ये चीज़ें हमने मेंटेन रखनी है। जो ह्यूमन बॉडी अपने जितना नॉर्मल के करीब रहेगी उतना वो डिजीज़ से बचती रहेगी। ओके, ग्रेट। डॉक्टर अमार हमारे साथ मौजूद थे, इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त जो है हमें बताया कि फ़िज़ियोथेरेपी का न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम्स में बहुत ज़्यादा मेजर रोल है। अगर हम अपने मसल की जितनी मूवमेंट करते हैं वो उतना जो है उसके मोबाइल होने के चांसेस कम हो सकते हैं।
तो अगर आप भी कोई भी न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम जो है वो फेस कर रहे हैं, जैसे पार्किंसन डिजीज़, स्ट्रोक और इस तरह के मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स हैं, तो फौरी तौर पे अपने करीबी फिजियोथेरेपी को रुजू करें। और अब आप घर बैठे हेलो डॉक्टर फोरम पे मौजूद हमारे डॉक्टर से कंसल्टेशन हासिल कर सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर फीडबैक्स। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।